सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी देरी से आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस की तैयारियां हो रही हैं, इस वजह से यहाँ आने के सारे रास्ते जो है बंद थे। तो मैं देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अब बिना किसी देरी के सीधे आप लोगों से कुछ बात करनी है। सबसे अव्वल तो ये कि आप सब जानते हैं कि आज की जो प्रेस वार्ता है मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। सबसे पहली बात तो ये कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 11वां दिन है, 10 दिन पूरे हो गए हैं। और लगभग जो हमारे पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं, सभी राज्यों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा कवर करते हुए हम अब आसाम से बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के अक्सर आप में से कई साथियों का यह सवाल रहता था कि किस लिए आप लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और किस तरह के अन्याय से जो है आप न्याय चाहते हैं। शुरू से हम लोग कह रहे थे कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की पुनर्स्थापना के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है। और कल गुवाहाटी के बाद जब हमारी यात्रा आगे बढ़ी तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के सामने ये रखा कि इस देश को मौजूदा हालात में 5 तरह के न्याय की ज़रूरत है। और ये जो 5 तरह के न्याय हैं, जिसमें भागीदारी का न्याय, नारी का न्याय, युवाओं का न्याय, किसानों का न्याय और श्रमिकों का न्याय शामिल है। यह जो 5 तरह के न्याय हैं, इस न्याय को सुनिश्चित करने के पश्चात ही, इस न्याय की पुनर्स्थापना से ही इस देश को शक्ति मिलेगी, इस देश को ताकत मिलेगी। तो यह जो 5 तरह के न्याय हैं और इस न्याय के बारे में आप लोगों से बात करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति की परंपरा में, इतिहास में हमेशा यह बात कहा गया है कि 5 तत्वों के मिलने से शरीर का निर्माण हुआ है। और 5 तत्व जो हैं, जिस तरह से शरीर का निर्माण करते हैं, उसी तरह से 5 तरह के न्याय की स्थापना करने से हमारा देश शक्तिशाली होगा, समाज शक्तिशाली होगा। और यह जो 5 तरह के न्याय हैं, ये स्तंभ हैं हमारे शक्तिशाली राष्ट्र का, हमारे शक्तिशाली देश का और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए। यह जो पांचों न्याय के बारे में बात की जा रही है, उसको लेकर के बार बार अपने विभिन्न माध्यमों से हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के सामने ये रखने का प्रयास किया है कि हमारी देश की बहुसंख्यक आबादी आज भी न्याय के की संपूर्ण स्थापना से कहीं ना कहीं बाहर है। इसीलिए यह जो भागीदारी का न्याय है, उसमें हम जोर दे करके ये कह रहे हैं कि सबको गिनो, जातिवाद छोड़ो, भारत जोड़ो। सबको गिनना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्थिति है समाज की, उसमें लोगों का सर्वे करना। और आप सब जानते हैं कि भारत में जो हर 10 साल में जनगणना होनी थी, वो भी नहीं हुआ है। वो 2021 में होना था, लेकिन वो जनगणना हुई नहीं है। 2011 में जो जाति जनगणना हुई, सामाजिक आर्थिक जो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट भी सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो बार बार श्री राहुल गांधी और हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सवाल को उठाती रही कि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि किसी को का छीन करके किसी को देना है। मतलब जिसको नहीं मिला है उस तक न्याय पहुंचाने की वकालत कर रहे हैं। इसको हम भागीदारी की न्याय के तहत देख रहे हैं। दूसरा जो युवाओं का न्याय है, आप सब जानते हैं कि देश में 45 सालों में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आए दिन जो है नौकरियों के बारे में यह सुनने को मिलता है कि कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, कितने बेरोजगार युवा जो है वो बैठे हुए हैं, लाखों पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं सरकारी क्षेत्र में। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो नौकरियां हैं उनको भी देख लें तो लाखों नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है। तो युवाओं को न्याय देने का तात्पर्य यह है कि जो रिक्तियां हैं उसको भरा जाए। और जहाँ कहीं भी वैकेंसी आती है तो यह सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों, जो नौकरी देने में जो प्रशासनिक चूक होती है, उस पर रोक लगाई जाए। सबको जो है रोजगार का अधिकार मिले। और जो बेकारी का अन्याय है, इस बेकारी के अन्याय से
युवाओं को रोजगार दे करके न्याय की स्थापना करनी है। तीसरा जो न्याय है वो है नारी का न्याय। नारी के न्याय के बारे में आप जानते हैं कि कुछ मिनटों में ही हमारे देश में कहीं ना कहीं नारी के खिलाफ कोई ना कोई अपराध होता है, बलात्कार की घटना होती है। तो नारी भी समाज की आधी आबादी है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि आधी आबादी पूरा हक। नारी को न्याय सुनिश्चित कराना ताकि वो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो काम की जगह हो जहाँ पे लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वहाँ एक सुरक्षित माहौल देने की बात हो, सड़क से लेकर के ट्रेन तक, घर से लेकर के बाहर तक, खेत से लेकर के खलिहान तक, दफ्तर से लेकर के मेट्रो रेल तक, हर जगह जो है महिलाएं अपने जीवन को अपने तरीके से आज़ादी से जी सकें और अपने हक को प्राप्त कर सकें, और उनके खिलाफ जो अत्याचार है, जो अपराध है, उस पर रोक लगाया जाए और नारी न्याय को स्थापित किया जाए। जो चौथा न्याय है वो न्याय है किसानों का। हम जानते हैं, सरकारी आंकड़ा अगर उठा करके देख लें तो एक साल में 12,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं। और पहले जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे थे, अब उसमें एक नया चीज़ ऐड हुआ है कि नौजवान भी आत्महत्या कर रहे हैं। अगर सरकारी आंकड़ा उठा करके देखें तो 1 घंटे से कम समय में कोई ना कोई नौजवान इस देश में आत्महत्या करने को विवश है। तो चाहे वो जवान आत्महत्या कर रहे हों या किसान आत्महत्या कर रहे हों, राहुल जी बार बार यही कह रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा यही अपील कर रही है कि आप आत्महत्या मत करिए। हमारे यहाँ मगही में जो है एक कवि हुए, वो अक्सर कहते थे, भूख से तड़प के मरवा काहे, मरने होते लड़के मरी जा। मतलब भूख से तड़प कर मरने की ज़रूरत नहीं है, आत्महत्या करके मरने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष की, न्याय की जो यह लड़ाई है, उस लड़ाई में हम किसानों की भी फसल का उचित दाम उनको मिले, उनके फसल का दाम मिले। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि नेता का बेटा नेता होना चाहता है, डीएम का बेटा डीएम हो रहा है, जो क्रिकेटर नहीं है उसका बेटा भी बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन रहा है, लेकिन इस देश में किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। और अपना उनके खिलाफ जो कानून लाया गया उसको वापस दिलवाने के लिए 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। आप सब ने देखा कि दिल्ली की सीमाओं पे लगातार महीनों किसान बैठे रहे। तो किसानों को न्याय दिलाने के लिए, उनके फसल का उचित दाम दिलाने के लिए ये जो है किसान न्याय की हम बात कर रहे हैं। और 5वां जो न्याय है वो है श्रमिकों का न्याय। अक्सर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ भी आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपको कितनी सैलरी मिलती है, चाहे पत्रकार हों या कैमरा पर्सन हों या आपके ऑफिस में काम करने वाले स्वीपर हों, ड्राइवर हों, और आपकी कंपनी के मालिक को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको आपकी मेहनत का दाम नहीं मिल रहा है। मिनिमम वेज के कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। यह नियम बनाया है सरकार ने कि 8 घंटा कोई मजदूर काम करेगा, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का, और 8 घंटा रचनात्मक काम का। रचनात्मक काम कहाँ से होगा जब ड्यूटी ही 18 घंटे की हो रही है। यहाँ तो बच्चों को और बीवी को ही समय नहीं है देने के लिए। 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा लोग काम कर रहे हैं। तो जो श्रमिक कानून इस देश में लागू किए गए कि 8 घंटे से ज़्यादा अगर 1 मिनट भी आप ज़्यादा काम लेते हैं किसी भी मजदूर को, चाहे वो टाई लगाने वाला मजदूर हो, चाहे जो है वो झोला लटकाने वाला मजदूर हो, 8 घंटे से अगर 1 मिनट ज़्यादा भी आप काम लेते हैं तो आपको 2 मिनट का वेज देना पड़ेगा, 2 मिनट का वेतन देना पड़ेगा। आप सब जानते हैं आजकल क्या होता है कि आप जाते ही साइन कराते हैं, वाउचर कोई और साइन कराते हैं, सैलरी कुछ और देते हैं, और कोई जो है सिक्योरिटी नहीं है। ना जो है पीएफआई दे रहे हैं, ना ईएसआई दे रहे हैं, ना जो है काम करते हुए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। तो जितने भी श्रमिक कानून बनाए गए थे एक एक करके जो है उसको समाप्त किया जा रहा है, और लोग मजबूर हैं। इतनी बेरोजगारी है और दफ्तर के बाहर इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है कि कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। और राइट टू यूनियनाइज, जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मजदूरों का, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया है। तो आज मजदूरों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है उनके काम का। वो मुनाफा पैदा करने में हिस्सेदारी तो कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, श्रमिक की तरह दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुनाफा है उसका एक हिस्सा जो है वो श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। तो श्रमिकों को जो है न्याय दिलाने के लिए तो यह जो 5 प्रकार के न्याय हैं, मैं फिर से आपके सामने दोहराता हूँ कि युवाओं को न्याय, भागीदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसानों का न्याय और श्रमिकों का न्याय। ये जो 5 प्रकार के न्याय हैं ये इस देश के
न्याय की लड़ाई में, न्याय के संघर्ष में 5 स्तंभ हैं और इन 5 स्तंभों से ही एक शक्तिशाली देश का जो है निर्माण संभव है। तो न्याय की इस पुनर्स्थापना के विचार को लेकर के ही यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही है। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू और है जो आप सबसे साझा करना चाहते हैं, आपने शुरू से एक बात देखी है, भारत जोड़ो यात्रा जब पिछले साल शुरू हुई थी तो उस वक्त सरकार की तरफ से उस स्तर पे जो है कोई रुकावट नहीं पैदा की जा रही थी। मैं समझता हूँ कि संघर्ष की सफलता के अंदेशों ने शासकों को थोड़ा सा परेशान कर दिया है और इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के साथ ही उसमें व्यवधान पैदा किया जाने लगा। शुरू होते ही आप जानते हैं कि जो पहला ग्राउंड मिला था मणिपुर में, वो ग्राउंड का परमिशन जो है वापस ले लिया गया। कार्यक्रम कहीं और होना था, कार्यक्रम कहीं और हुआ और बार बार ये सुरक्षा का हवाला दे करके कि नहीं नहीं सुरक्षा का सवाल है। अरे देश के जब किसान सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, श्रमिक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो हम सुरक्षित होकर के क्या करेंगे? हमारी सुरक्षा का हवाला दे करके हमारी ही यात्रा को रोका जा रहा है और न्याय की इस लड़ाई में जो अन्यायी शक्ति है वो व्यवधान पैदा कर रही है, वो अवरोध पैदा कर रही है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, हमारी पार्टी का यह मानना है कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए ये संघर्ष की यात्रा है। हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने ऊपर कोई अन्याय महसूस करता है, जिसके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है, वो न्याय योद्धा बन सकता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकता है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हर बार जो है लास्ट आवर परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। पहले जो है मेघालय में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इंटरेक्शन का परमिशन दिया जाता है, फिर अचानक जो उसको वापस ले लिया जाता है और कहीं ट्रैफिक का बहाना करके, कहीं जो है बाजार में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रश्न ये है कि हमारी न्याय यात्रा के गुजरने से कानून व्यवस्था की जो है सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है और उसी रूट पे अगर भाजपा के किसी मंत्री का कार्यक्रम हो, कोई जलसा हो, कोई आयोजन हो, नड्डा जी का कोई कार्यक्रम हो, तो वो उसी रूट पे बहुत आराम से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो है वो अन्याय के साथ खड़ी है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हर बार रोकने का प्रयास कर रही है। और आप कल की घटना जानते हैं कि पूरा फोर्स लगा करके जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में एक बार फिर से रोकने का प्रयास किया गया। और राहुल जी ने अपने बात में साफ साफ कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इतनी शक्ति है, जो पार्टी इस देश में अंग्रेजों को हरा सकती है, जो पार्टी उनके तोप से और उनके फांसियों से नहीं डरी हो और सालों लोग जेल में बंद रहे हो, उस पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड से नहीं डरेंगे। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलते हैं, हिंसा हम नहीं करेंगे, कानून हम नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए पुलिस ने जो रूट दिया उसी रूट पे जो है हमारी यात्रा हुई। और डर देखिए, डर देख लीजिए, या मैं कहता हूँ कि कई बार इस देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी के चापलूसी के किसी स्तर पर गिरने को तैयार हैं, किसी स्तर पर गिरने को तैयार है। और नतीजा ये है कि हर बार किसी न किसी बहाने से यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाता है और फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। एक बार फिर से जो है राहुल जी के ऊपर और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आपके मुकदमे से हम नहीं घबराएंगे। आपको चापलूसी करने के जिस भी स्तर पे गिरना है आप गिर जाइए, आपके जो है फर्जी FIR से हम नहीं डरेंगे। और हम अपने यूनिवर्सिटी दिन से ही ये कहते थे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इससे कोई रुकने की बात नहीं है। हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो इसमें अन्याय के पक्ष में अवरोध पैदा कर रहे हैं वो अन्यायद्रोही हैं। ये बात उनको याद रखना पड़ेगा। इस देश में जब आम लोगों के न्याय के हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सबकी भागीदारी के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, किसानों को उनके फसल के दाम के लिए, मजदूरों को उचित मजदूरी के लिए, जब न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब अन्यायी ताकतें जो इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है, रोकने का कोशिश कर रही है। लेकिन न्याय की यह लड़ाई नहीं रुकेगी। न्याय का हक मिलने तक यात्रा जारी रहेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसका हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, उन्होंने कहा है कि हमने जो रूट दिया था यात्रा, वो रूट फॉलो नहीं कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि हमने रिटर्न में पहले परमिशन मांगी थी और उन्होंने परमिशन दी भी थी। क्या इसका कोई प्रूफ है आप लोगों के पास में कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको परमिशन मिली थी इस यात्रा के लिए? देखिए, परमिशन तो कई जगह मिलती है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके जो है दिया हुआ परमिशन कैंसिल किया जाता है। इसमें मुख्य बात टेक्निकल नहीं है, मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके पीछे को जो राजनीतिक मंशा है, अन्याय के पक्ष में खड़ा होने की भाजपा की जो कोशिश है, मैं उस पर बात कर। टेक्निकल चीज़ें तो क्या टेक्निकल बात करेंगे, सरकार उनकी है, पुलिस उनके कंट्रोल में है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उनके हाथ में है, तो वो टेक्निकल चीज़ों में बात को घुमा देते हैं। एक बात बताइए, यात्रा जिन लोगों के लिए हो रही है उनके बीच यात्रा जाएगी ना, इसका तो ये मतलब नहीं है ना। जैसे रिपब्लिक डे का परेड जो है वो तो कर्तव्य पथ पे ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि बुराड़ी में होने लगेगा, कहीं और चल जा करके जो है रिपब्लिक डे का परेड होगा। रूट का क्या मतलब होता है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं ना, लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, लोगों से जुड़ने के लिए जा रहे हैं। अब राजस्थान जाना है तो हमको जयपुर का रूट ना दे करके हमको रेगिस्तान का रूट दे दिया जाए तो हम रेगिस्तान घूमने के लिए जाएं। हर जगह कोशिश ये की जाती है, जो मणिपुर इम्फाल में क्या हुआ, जो मेन ग्राउंड है जहाँ पे सब कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री जी के भी भाषण वहीं होते हैं, नड्डा जी के भी वहीं होते हैं, जैसा के पप्पा के भी भाषण वहीं होते हैं, सब वहीं होता है। तो भाई हमारी यात्रा का कार्यक्रम वहाँ क्यों नहीं हो सकता? हम मनसा पे सवाल उठा रहे हैं, टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं। और परमिशन मिलता है, बिना परमिशन मिले हम यात्रा की तैयारी कैसे करेंगे? ये एक तय कार्यक्रम है, तय कार्यक्रम के तहत ये यात्रा हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है सुबह उठे और मन किया कि चलो आज यात्रा करते हैं। एक जो है लॉजिस्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, यात्रा के साथ जो है लोग होते हैं, यात्रा के साथ पार्टी के वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उसकी एक तैयारी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से एक डायलॉग होता है। अचानक से जो है परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं नहीं, दिल्ली आपका जो है एप्लीकेशन भेजा गया है। बताइए दिल्ली एप्लीकेशन क्यों भेजा जाएगा? यात्रा हम कर रहे हैं गुवाहाटी में, एप्लीकेशन जो है दिल्ली भेजा जा रहा है। हम मनसा पे सवाल उठा रहे हैं, टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जा रहे। कन्हैया जी, असम के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कल भी कहा था कि राहुल गांधी जो है वहाँ पे जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी एक ट्वीट किया कि राहुल गांधी पहले बस से निकले थे यात्रा करने, अब वो गाड़ी से कर रहे हैं, और राहुल गांधी अपनी पार्टी को समझा नहीं रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी खुद डरपोक है, इसलिए उन पर अटैक कर रहे हैं। इस पर आपका कॉमेंट क्या है? देखिए, ये तो मैं उनको कहूँगा कि मत डरिए। मालूम है कि आप डर करके जो है ना अपनी वफादारी कहीं और साबित कर रहे हैं। आपको जो है आजकल अमित शाह जी का बिस्कुट बहुत अच्छा लग रहा है, ये हम समझ रहे हैं। पॉइंट यही है कि आप एक प्रदेश के मुखिया हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है, उससे ज़्यादा आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। राहुल गांधी में आप बहुत इंटरेस्टेड हैं। एक बात हमको बताइए, एक रामचरितमानस का लाइन है कि जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। यही हो रहा है ना। राहुल गांधी क्यों डर जाएंगे? राहुल गांधी को डरना होता तो वो दिल्ली में होते, राहुल गांधी जनता के बीच में नहीं होते। डरे हुए ये हैं, इसलिए जो है हर जगह राहुल गांधी को जाने से रोक रहे हैं। एक बात बताइए, एक तरफ तो निमंत्रण दिया कि मंदिर आइए, प्रधानमंत्री ने अपील किया कि आप जहाँ हैं वहीं के जो है निकट के मंदिर में आप चले जाइए और पूजा अर्चना कीजिए। जहाँ यात्रा थी वहाँ के निकट के मंदिर में वो जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया। हमारे ही पार्टी के दूसरे जो है लीडर, सांसद, एमएलए सब जा रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकते। क्यों? राहुल गांधी मंदिर नहीं जा सकते हैं, राहुल गांधी लोगों से मिलने के लिए नहीं जा सकते हैं, राहुल गांधी जो है जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनके आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, उनको गले नहीं लगा सकते हैं, उनका हाथ नहीं थाम सकते हैं। ये साफ साफ पता चल रहा है कि कौन डरे हुए हैं। हम नहीं डरे हुए हैं, वो हमारे संघर्ष की जो ताकत है, जो इसकी ताशीर है, उससे ये घबराए हुए हैं। राहुल गांधी को मंदिर जाने से क्यों रोका? भगवान के पास जाने से किसी भी इंसान को क्यों रोका जाएगा? वो भी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके। अरे भाई,
किसी को जब कोई आसरा कहीं नहीं मिलता है तो मंदिर में जगह मिलती है। हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते थे किसी भी शहर में, जब कहीं कोई रहने का ठिकाना नहीं होता था तो मंदिर के चबूतरे पे सो जाते थे। मंदिर तो सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ पे जो है एसपी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आ रहे हैं। कौन डरा हुआ है? किसको डराया जा रहा है? संगीन के साए में सांस लेने के लिए इस देश के आम आवाम को क्यों मजबूर किया जा रहा है? हम नहीं डरे हुए, वो डरे हुए हैं, और उनको हम कहते हैं कि मत डरिए। कितना भी कोशिश कीजिएगा, मन में डर रहेगा। चीफ मिनिस्टर होते हुए भी अगर ईडी से घबराते रहिएगा कि क्या पता अगर साथ छोड़ दिया देश के गृह मंत्री का तो क्या हो जाएगा। तो ये सब वेंडेटा पॉलिटिक्स हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग यात्रा करेंगे। कन्हैया जी, एक सवाल, ममता बनर्जी का बयान आया है, वो कह रही है कि उनके राज्य से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, लेकिन उनको इसके लिए इन्फॉर्म नहीं किया गया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल करने का कोई न्योता नहीं दिया गया। क्या कांग्रेस ने उनको इन्फॉर्म या न्योता नहीं दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो है सबको न्योता दिया जा रहा है। सबको, जो भी लोग इस देश में महसूस करते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हों, गैर राजनीतिक व्यक्ति हों, किसी संगठन से जुड़े हों या ना जुड़े हों, व्यक्ति हों, समूह हों, समुदाय हों, सबको जो है बुलाया गया है। और इस बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो दे पाएंगे। मेरे ख्याल से जयराम जी भी जो है अभी प्रेस से बात करेंगे थोड़ी देर में, वो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल। जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा बंगाल में प्रवेश करनी है कल कूच बिहार के आसपास, वहां अभी तस्वीरें आई हैं कि राहुल गांधी के पोस्टर हटाए जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा फाड़े जा रहे हैं, इसके ऐलान के बाद, ममता बनर्जी के ऐलान के बाद कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। किस तरह से कांग्रेस? देखिए, चुनाव मैंने पहले ही कहा और हर बार हम लोग ये कह रहे हैं, चुनाव इस देश में होते रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देश में चुनाव होते रहेंगे। तमाम अंदेशों के बावजूद चुनाव होते रहेंगे। चुनाव का इस यात्रा से कोई संबंध नहीं है। तो हम बार बार आग्रह आप लोगों से भी करते हैं कि इस यात्रा को सिर्फ चुनावी चश्मे से ना देखा जाए। इसमें इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा की जाने वाली यात्रा जो है वो राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल राजनीतिक है, लेकिन सिर्फ चुनावी नहीं है। राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि चुनाव जीत करके गद्दी हासिल करने लिए। राजनीति का एक पक्ष यह भी होता है कि इस देश के आम आवाम लोगों की जो तकलीफ है, उस तकलीफ के लिए भी संघर्ष करना राजनीतिक दल की जिम्मेवारी होती है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि किसी भी चुनावी उठापटक और जो चहलकदमी है, अब लोकसभा चुनाव का ये वर्ष है, तो उन चीज़ों से जो है इस यात्रा को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। मैं पोस्टर तो हटाए जा रहे हैं, पोस्टर तो कई जगह हटाए गए हैं। अब वो प्रशासन हटा रहे हैं कि भाजपा के गुंडे हटा रहे हैं, यह तो जो है देखने का चीज़ है। हमने देखा है कि कई जगह जो है बीजेपी के लोग पोस्टर हटा रहे हैं, बीजेपी के लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं, कौन पोस्टर हटाए हैं, मुझे इस बात की जानकारी है। कन्हैया इंचार्ज हैं, एआईसीसी इंचार्ज हैं एनएसयूआई के। आप कूच बिहार के एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने ही बाकायदा इस बात की कंप्लेंट करी है कि टीएमसी के लोग पोस्टर बैनर राहुल गांधी की न्याय यात्रा के हटा रहे हैं। और दूसरी बात, आप चुनाव की बात करें तो आप दूसरे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो आप कह रहे हैं ठीक है ये वेंडेटा हो रहा है, लेकिन यहां तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बता रही ममता बनर्जी खुद को। ऑल्दो उन्होंने ये कह दिया बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस पर क्या कहेंगे आप कि इंडिया गठबंधन के दल का ही एक रवैया न्याय यात्रा को लेकर ऐसा है? देखिए, ये प्रेस वार्ता दो चीज़ के लिए है, मैं फिर से रीइटरेट कर देता हूँ। पहला, राहुल जी ने 5 न्याय की बात की है। 5 न्याय, युवाओं का न्याय, भागीदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसान का न्याय और श्रमिक का न्याय। इस संबंध में हम आपको जो है जानकारी देने के लिए यह प्रेस वार्ता बुलाए हैं आप साथियों को। जहाँ तक यात्रा से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की बात है, मुझे उस संबंध में जो है अभी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है अभी कोई जो है न्यूज ब्रेक हुआ हो और जो है आप उससे जो है जोड़ करके ये सवाल पूछ रहे हो, उसमें मैं आपको यही जवाब देता हूँ। इंडिया अलायंस, चुनाव, सीट शेयरिंग, कहाँ पे जो है कौन सी पार्टी की सरकार है, ये अपनी जगह पे है। इस यात्रा का उद्देश्य चुनावी नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य इस देश में जो अन्याय हो रहे हैं
उस अन्याय के खिलाफ 5 न्याय को स्तंभ की तरह निर्मित करके न्याय की पुनर्स्थापना करना है। ये इस यात्रा का उद्देश्य है। मैं सो मोटो पर ही आ रहा हूं। कहाँ पोस्टर फाड़ा गया है, कहाँ जो है FIR हुए हैं, कहाँ जो है यात्रा के ऊपर हमला हुआ है, मैं उस संबंध में यही कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत, अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, न्याय की यह मुहिम नहीं रुकेगी, न्याय यात्रा जारी रहेगी। सो मोटो पर ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं आपको। आप जो है न्याय जस्टिस को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, जस्टिस को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है 1991 के बाद जब से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं तो हमारे देश में जो है इनइक्वालिटी जो है बढ़ती जा रही है। आज तो वो अपने पीक से भी आगे निकल चुकी है। तो किस तरह से आप न्याय कायम करेंगे? नहीं, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है हमने फॉलो किया है, उसके नतीजे में कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और उसके तो बड़े अगले जो है एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं कि चंद जो है हमारे पास जो है बिलियनर्स की तादाद बढ़ रही है। तो किस तरह से आप वो न्याय कायम करेंगे, रीएस्टेब्लिश करेंगे? इकोनॉमिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। न्याय कायम करने के लिए सीधी सी बात होती है, अन्याय को समाप्त करना। अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना होती है। कि 5 तरह के जो अन्याय हम बता रहे हैं कि देश में हो रहे हैं, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, किसानों के साथ, और जो बहुसंख्यक आबादी है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करके, इसको जो है यही जो अन्याय दिख रहा है, इस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना होगी। गुजरे कल जो महान बिहार में नेता रहे कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न देने की भी बात की है। इसको आप किस तरह से लेते हैं? और नंबर 2, जो देश के अभी हालात हैं, एक और आप कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा आबादी हो गई है पिछड़ों की, बावजूद उसके भागीदारी नहीं मिल रही है। तमाम दफ़ा 5 इलेक्शंस भी उस पर हुए, उसके नतीजे भी आए, तो चूक कहाँ हो रही है? सबसे पहले तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। आज जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी दिवस है, और कल जो है सरकार ने उनको भारत रत्न देने की, मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। हमारी पार्टी ने और श्री राहुल गांधी ने भी, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है कि भारत सरकार जो उनको भारत रत्न देना चाहती है, इसका स्वागत किया है। और साथ ही साथ यह प्रश्न उठाया है कि आप यदि कर्पूरी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी का एक मॉडल है भागीदारी को लेकर के, जिसको बिहार में, मैं बिहार से आता हूँ, कर्पूरी मॉडल भी कहा जाता है। इस देश में जो काका कालेलकर की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही कर्पूरी मॉडल भागीदारी का जो है को लागू किया गया बिहार के अंदर। और जो पिछड़ों में भी कमज़ोर हैं, वहाँ भी जो स्ट्रेटिफिकेशन है, उसको सुनिश्चित करने के लिए, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनका मॉडल जो है बहुत मशहूर है। और दूसरे राज्यों में भी अक्सर बिहार के कर्पूरी मॉडल की जो है बात की जाती है। उससे जोड़ करके ही तो हम लोग यह बात कह रहे हैं कि आप जनगणना कराइए। हर 10 साल में जनगणना होता था, सरकार जनगणना कराने को तैयार नहीं है, डेटा रिलीज करने को तैयार नहीं है। 2011 की जो जनगणना है उसका भी जो है रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है, जो सोशियो इकोनॉमिक डेटा है। और अभी बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि भागीदारी अगर आपको देना है तो पहले डेटा तो कलेक्ट कर लीजिए, पहले डेटा तो पता चले बीमारी कहाँ है, कहाँ दवाई लगानी है, ऑपरेशन कहाँ करना है, उसका एक्सरे करना तो जरूरी है। तो सरकार क्या कर रही है, इससे भाग रही है। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार ने जो है इसकी अभी घोषणा की है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे जुड़े हुए, कर्पूरी ठाकुर मॉडल से जुड़ी हुई जो सामाजिक न्याय की मांग है, सरकार उसको भी लागू करेगी। सरकार जो है भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सबको गिनेगी, जातिवाद को समाप्त करेगी, भारत को जोड़ करके रखने का काम करेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई देता नहीं है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी जब कोई इस तरह का कार्य करती है तो उस पे पीछे कहीं ना कहीं जो है उसका चुनावी गणित होता है, लेकिन हम उन चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं। ये अगर किया गया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है और इसका हम पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं। और हमारा यह मानना है कि कोई भी सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं, उनको सबसे बड़ा सम्मान ये होगा
कि जब हम उनकी विचारों को, उनकी राजनीति को, उनके संघर्ष को, उनके मुद्दों को जो है समाज में लागू करेंगे। आई थिंक आई हैव ट्राइड टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस और शुक्रिया, थैंक यू।